आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसे फ्यूल के बारे में जिसके यूज करने पर हार्मफुल गैसेस नहीं बल्कि ड्रिंकेबल वाटर मिल सकती है। फिर हम डिस्कस करेंगे अदानी के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जंप के बारे में। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है वेडनेसडे 8 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। एक ऐसा फ्यूल इमेजिन कीजिए जो जब यूज होता है तो हवा में वो खतरनाक गैसेस नहीं रिलीज करता जो दुनिया भर में हर 5 मौत में से एक का कारण होती है, बल्कि सिर्फ ड्रिंकेबल वाटर प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन एनर्जी एक ऐसा ही सिचुएशन प्रॉमिस करता है। और अब जब लोग फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज करने की बातें कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी क्विकली उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन रहा है। अदानी और अंबानी ने भी इस सेक्टर में काफी बड़े स्टेक्स रखे हुए हैं। आज हम हाइड्रोजन एनर्जी को एक बिगिनर स्टैंड पॉइंट से एक्सप्लेन करेंगे। ये जरूरी क्यों है, काम कैसे करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो ये एक प्लेन और सिंपल एक्सप्लेनेशन देने की हमारी कोशिश है। सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी होता क्या है। आसान शब्दों में हाइड्रोजन एनर्जी का मतलब है हाइड्रोजन गैस को एक फ्यूल सोर्स की तरह यूज करना। आपको स्कूल से याद होगा कि हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। लेकिन कोल, ऑयल या नेचुरल गैस की तरह आप अर्थ पर कहीं से एक जाइंट हाइड्रोजन रेजोवायर नहीं निकाल सकते। हाइड्रोजन नेचुरली अवेलेबल नहीं होता। पहले हमें इसे प्रोड्यूस करना पड़ता है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं यूज करने से पहले। जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स, विंड या सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वैसे ही हमें हाइड्रोजन बनाने के लिए एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है। और जिस तरीके से हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं वही उसका कलर डिसाइड करता है। जी हाँ, हाइड्रोजन अलग अलग शेड्स में आता है, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, पिंक, पर्पल, ग्रे, ब्लू, और ये सब उनके प्रोडक्शन मेथड पे निर्भर करता है। लेकिन सबसे ज्यादा बात होती है ग्रीन हाइड्रोजन की। ये विंड या सोलर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करने के प्रोसेस से बनता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्योंकि इसमें क्लीन एनर्जी और वाटर यूज होता है, ग्रीन हाइड्रोजन को क्लीनेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये कोई हार्मफुल एमिशंस नहीं छोड़ता। पर भला हमें ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत ही क्या है? देखो, क्लाइमेट चेंज का मतलब है फॉसिल फ्यूल से दूर जाना, जो अभी ग्लोबल एनर्जी यूज का 80% है। पहले नजर में ऑब्वियस सोल्यूशन लगता है कि रिन्यूएबल्स या लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स या हीट पंप्स डायरेक्टली पावर करना। ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा सिंपल और ज्यादा एफिशिएंट लगता है। लेकिन हाइड्रोजन अभी भी जरूरी है हार्ड टू इलेक्ट्रीफाई या हार्ड टू अबेट सेक्टर्स के लिए। ये वो इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट एरियाज है जहां इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है या अफोर्डेबल नहीं है। ऐसे कुछ सेक्टर्स के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है स्टील मेकिंग और सीमेंट प्रोडक्शन, जहां हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस में कोल की जरूरत होती है और इलेक्ट्रिक फर्नेसेस काम नहीं करते। और एक एग्जांपल है हैवी ड्यूटी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जहां मैसिव बैटरी पैक्स इकोनॉमिकल या प्रैक्टिकल नहीं होते। ये सेक्टर्स CO2 एमिशंस का एक बड़ा चंक बनाते हैं। तो जबकि ग्रीन हाइड्रोजन सब कुछ सॉल्व नहीं करेगा, ये क्लीनर एनर्जी शिफ्ट में एक सिग्निफिकेंट रोल जरूर प्ले करेगा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन स्टेटस की। 2023 में दुनिया ने लगभग 97 मिलियन टन हाइड्रोजन बनाया, लेकिन 2050 तक हमें 500 मिलियन टन चाहिए होगा, जो फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दुनिया के एनर्जी मिक्स का 10% होगा। करंट सिचुएशन की बात करें तो 63% हाइड्रोजन नेचुरल गैस से बनता है और 20% कोल से। लेकिन टोटल प्रोडक्शन में से लो एमिशन हाइड्रोजन 1 मिलियन टन से भी कम है। इसमें भी ज्यादातर हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से ही बना है, कार्बन कैप्चर टेक के साथ। कार्बन कैप्चर का मतलब है CO2 को पावर प्लांट या फैक्ट्री से एटमॉस्फेयर में जाने से पहले कैप्चर करना और उसे स्टोर या रीयूज करना। इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड हाइड्रोजन अभी सिर्फ 100,000 टन है, और वो भी ज्यादातर चाइना में। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इंडिया भी पीछे नहीं है। जनवरी 2023 में इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अप्रूव किया, जिसका एम है 2030 तक 5 MT रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना और इलेक्ट्रोलाइजर्स के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स बनना।
और इंडियन कंपनीज भी इस रेस में आगे बढ़ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2035 तक नेट हाइड्रोजन जीरो होने का प्लान कर रहा है और 75,000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है। इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी के लिए इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट सेटअप कर रहा है। अदानी ग्रुप इंडिया का बिगेस्ट हाइड्रोजन ब्लेंडिंग इन नेचुरल गैस प्रोजेक्ट शुरू करेगा। पर इस सेक्टर में कुछ चैलेंजेस भी है। पहला प्रॉब्लम है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए लार्ज अमाउंट्स ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो इसे फॉसिल बेस्ड हाइड्रोजन के कंपैरिजन में महंगा बनाता है। दूसरा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो अभी अंडर डेवलप्ड है और कॉस्टली भी। और तीसरा और आखिरी प्रॉब्लम है एफिशिएंसी लॉसेस। इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रोजन में और फिर वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना इनएफिशिएंट है। एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोजन एनर्जी एक सुपर कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो हो सकता है हमने कुछ पॉइंट्स मिस किए हो। अगर आप इस सेक्टर में एक्सपर्ट्स हैं या हमारे साथ कोई इनसाइट शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टोरी पर। अदानी एक बार फिर पेट्रोकेमिकल्स के गेम में वापस आ गया है। अभी उन्होंने थाईलैंड की इंदोरमा रिसोर्सेज के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है, जिसका नाम है वैलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इसका गोल है इंडिया में लार्ज स्केल पेट्रोकेमिकल प्लांट्स एस्टैब्लिश करना। ये एक बोल्ड मूव है एक ऐसे कंपनी के लिए जो पहले इस सेक्टर में कुछ शुरुआती स्ट्रगल्स देख चुका है। 2021 में अदानी ने मुद्रा गुजरात में एक 34,900 करोड़ रुपीस का कोल टू पीवीसी प्लांट बनाने का प्लान अनवेल किया था। इसका टारगेट था एनुअली 2 मिलियन टन पीवीसी प्रोड्यूस करना और इंडिया की 60% पीवीसी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना। लेकिन ये प्रोजेक्ट 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्क्रूटनी के कारण रुक गया। उन्होंने एसबीआई से 15,000 करोड़ रुपीस सिक्योर करने की कोशिश भी की थी, जो आगे नहीं बढ़ पाई। अब इंदोरमा की एक्सपर्टीज के साथ अदानी इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। पर पेट्रोकेमिकल्स है क्या, चलिए समझते हैं। पेट्रोकेमिकल वो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हाइड्रोकार्बन यानी क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस से मिलते हैं। इन्हें मॉडर्न वर्ल्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल, पैकेजिंग, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिटर्जेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंज्यूमर गुड्स हर जगह यूज होते हैं। अब चलिए देखते हैं ये बनते कैसे हैं। जब क्रूड ऑयल रिफाइन होता है तो प्राइमरी गोल होता है फ्यूल्स बनाना, जैसे पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल। इस प्रोसेस की बाई प्रोडक्ट्स जैसे नैप्था, इथेन और प्रोपेन पेट्रोकेमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये फर्दर प्रोसेस होके इथिलीन, प्रोपिलीन और बेंजीन जैसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, जो प्लास्टिक्स और सिंथेटिक रबर्स बनाने के लिए की इनपुट्स हैं। इंडिया की बात करें तो हम अभी पेट्रोकेमिकल बूम के लिए एक यूनिक पोजीशन में हैं। पर कैपिटा पेट्रोकेमिकल कंजम्पशन सिर्फ 10 केजी है, जो 30 केजी के ग्लोबल एवरेज का 1/3 है। ये डिस्पैरिटी दिखाता है कि ग्रोथ का कितना बड़ा पोटेंशियल है, स्पेशली जैसे जैसे इनकम्स बढ़ती है, अर्बनाइजेशन एक्सेलरेट होती है और इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करती है। गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर में कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। इंडिया की पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी को 2030 तक डबल करके 46 मिलियन टन पर ईयर तक ले जाने के प्लान्स हैं। इसका एम सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड मीट करना नहीं, बल्कि इंपोर्ट्स डिपेंडेंसी कम करना भी है। आज इंडिया अपनी पीवीसी नीड का 60% इंपोर्ट करता है और केमिकल्स के इंपोर्ट्स पर $87 बिलियन एनुअली खर्च होता है। इंडियन कंपनीज इस सेक्टर में काफी बड़े स्टेप्स ले रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर फैसिलिटी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसमें 30 मिलियन टन पर ईयर की इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी अपनी पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, ज्यादा क्रूड को पेट्रोकेमिकल्स में कन्वर्ट करते हुए। अदानी का फोकस अब इस हाई ग्रोथ और हाई मार्जिन इंडस्ट्री पर है। इस जेवी के साथ वो रिलायंस और इंडियन ऑयल के एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहता है। पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस भी हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। पहला चैलेंज है रिफाइनरी इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंसी। इंडिया की 80% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन रिफाइनरी इंटीग्रेटेड है, जो कॉस्ट एफिशिएंट तो है, लेकिन हाई वैल्यू स्पेशलिटी केमिकल्स अभी भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। दूसरा चैलेंज है डंपिंग रिस्क्स। मिडिल ईस्ट और चाइना जैसे ग्लोबल प्लेयर्स के चीप एक्सपोर्ट्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन्स पे प्रेशर डालते हैं। और तीसरा और आखिरी चैलेंज है सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। सर्कुलर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, जहां रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल एक जरूरी गोल बन रहा है।
ये नए गोल्स इंडस्ट्री को इनोवेशन के लिए पुश कर रहा है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स फ्यूल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैकिन्जी के एक स्टडी के मुताबिक पेट्रोकेमिकल्स ग्लोबली 80% तक न्यू रिफाइनिंग कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट्स को ड्राइव कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि फ्यूल्स का डिमांड इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी के राइज के कारण प्लेट्यू हो रहा है, जबकि पेट्रोकेमिकल्स हर जगह इंडिस्पेंसिबल है। स्मार्टफोन केसिंग से लेके विंड टर्बाइन ब्लेड्स तक अदानी का ये वेंचर एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन है। इंदोरमा के साथ कोलैबोरेशन सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं है, ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में एक नई पोजीशनिंग की शुरुआत है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो अदानी का पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ये कमबैक काफी इंपैक्टफुल हो सकता है। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, दिसंबर में वेजिटेरियन थाली की प्राइस 6% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 31.6 रुपीज हो गई और नॉनवेज थाली की प्राइस 12% जंप करके 63.3 रुपीज हो गई। ये प्राइस इंक्रीज ज्यादातर आलू, टमाटर और चिकन के बढ़ते दाम की वजह से है। मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन में वेजिटेरियन थाली की प्राइस 3% कम हुई, लेकिन नॉनवेज थाली 3% और बढ़ी, जो फूड इन्फ्लेशन के प्रेशर को दिखाता है। दूसरा, स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम का सेकेंड फेज 6,322 करोड़ रुपीस बजट के साथ लॉन्च हुआ है। इसका फोकस है इंपोर्ट्स को कम करना और सेल्फ रिलायंस बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड्स को कम किया गया है, जो डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी बढ़ाने और ग्लोबल लीडरशिप अचीव करने के लिए डिजाइन किया गया है। फाइनली, नुवोको विस्तास ने वडराज सीमेंट को अक्वायर किया, जिससे उनकी कैपेसिटी 6 MTPA से बढ़कर 31 MTPA हो गई। रिफर्बिशमेंट प्लान्स के साथ ये डील नुवोको को इंडिया का 5th लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बनाता है और उनकी मार्केट पोजीशन को और मजबूत करता है। तो ये थी आज की बड़ी कहानी। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।